हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इसका। ओके। कल हमने यहाँ ऊपर तक पढ़ा था, राइट। थोड़े हमने फैक्ट्स देखे थे और थोड़े सेंसस वगैरह की चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है। एंड कहाँ कहाँ पर यूपी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है वो सब हमने देखा था। एक बेसिक फिजियोग्राफी और एक बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा था, राइट। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किन किन स्टेट्स को टच करते हैं, देन ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, नॉर्दर्न एंड सदर्न बाउंड्री। ठीक। कितने कितने स्टेट से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, मैक्सिमम एमपी में टच होते हैं, राइट। ये सारी डिस्कशन हमने कल की थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट, राइट। एंड आज हम लोग कुछ मैप वर्क भी करेंगे। दोज आर माई मैप, इफ यू गाइज वांट तो आप वो मैप्स को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। मैंने अपने पढ़ने के हिसाब से बनाया था। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आज पेज नंबर 11 से, राइट। सो यूपी को अगर हम लोग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो कितने परसेंट लोग किन किन लैंग्वेजेस को बोलने वाले हैं, राइट। सो मैक्सिमम, एज वी ऑल नो, ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीपल आर हिंदू। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो होगी वो हिंदी होगी। सो 94 और अराउंड राउंड फिगर 95% लोग जो हैं वो हिंदी भाषा को यूज करते हैं। देन 20%, ऑलमोस्ट 19% लोग जो थे वो मुस्लिम थे। तो इसीलिए सेकंड मोस्ट लैंग्वेज जो बोली जाती है दैट इज उर्दू, 5.42%। देन वी हैव पंजाबी 0.25 एंड बंगाली 0.12, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक पॉलिटिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक। यूपी में वैसे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको पता है। ठीक है। लेकिन इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मंडलों में डिवाइड किया गया है। ठीक। मंडल्स। तो अभी इस समय पर करंट में हमारे पास 18 मंडल हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स को 18 मंडल्स या ग्रुप्स या ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक। नगरों एवं नगर संकुलनों की जो संख्या है, अर्बन एरियाज जो हैं उनकी संख्या 915 है। ग्राम पंचायतें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, 70% या 75% प्लस की जो पॉपुलेशन है वो आपकी गांव में रहती है। तो इसीलिए आपके पास ग्राम और ग्राम पंचायतें ज्यादा होंगी। सो 58,179, 89, सॉरी, 89। ठीक। न्याय पंचायतें जो हैं वो फिलहाल अभी अस्तित्व में नहीं है 2017 की सूचना के अनुसार। तहसीलें 351 है, विकास खंड 826 है, नगर पंचायत जो है वो 546 है, नगर पालिका परिषद 200 है, नगर निगम 17 है। इन दोनों में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। नगर निगम जो है, म्युनिसिपैलिटीज जो है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बेसिकली जिनको बोला जाता है, वो 17 है और मंडल आपके 18 हैं। ठीक है। राजस्व ग्राम जो है वो 1,06,774 है। आबाद ग्राम जो है वो 97,000 अराउंड है और आर्थिक संभोग क्षेत्र जो है वो 4 है। मतलब इकोनॉमिकल जो आपके संभाग क्षेत्र जो रहते हैं, एरियाज, वो आपके 4 हैं। ठीक। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो 15 है। इनको जस्ट एक रफली आप देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो ये उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है कि याद करने की जरूरत होगी। ठीक है। अगर हम लोग हेल्थ और फैसिलिटीज के बारे में देखें तो होम्योपैथिक जो हॉस्पिटल्स हैं या ऐसी जगह औषधालय जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं तो वो 1,585 हैं। एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं 5,000 के आसपास और आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय जो है वो आपके 2,367 है। ठीक। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है। सो टोटल 66 है। ग्रामीण एरिया में जीने की जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम रहती है क्योंकि फैसिलिटीज कम होती हैं, सैनिटेशन और हाइजीन चीजें कम रहती हैं जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो इन्फेंट डेथ या नए पैदा हुए बच्चों की जो डेथ है वो आपको रूरल एरियाज में ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कम रहती है, 65%। शहरों में इट इज अराउंड 69 और 70%। ठीक है। टोटल मेल्स में हमने कल देखा था 65.3 है, फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा रहती है। तो सेम रेशियो आपको रूरल और अर्बन एरियाज में भी मिलेगा। ठीक है। अर्बन में भी मेल फीमेल्स की थोड़ी ज्यादा रहेगी, 69.3, मेल्स की 69.1, और गांव में 65.9 और 64.2। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी
यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसमें अगर आप चाहें तो इतना पढ़ सकते हैं कि एकमात्र जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारा नरौरा बुलंदशहर में है। ठीक है। काकरापार और कुणंकुलम, ऐसे बहुत सारे हैं जो ओवरऑल इंडिया है, लेकिन यूपी में सिर्फ नरोरा है जो बुलंदशहर में पड़ता है। ये आप इसको एक याद रख सकते हैं बस। ठीक है। अब देखिए, जो हमने 18 मंडल की बात की थी, ठीक है, रिमेम्बर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 17 है और मंडल आपके 18 हैं। तो वो कौन से 18 मंडल है और हर मंडल में कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अब इसको याद करने के दो तरीके हैं। आप चाहें तो इसको टैबुलर फॉर्म में याद कर सकते हैं, या जैसे यहाँ पे ग्रुप बना के दिया है। और these are my maps, if you want you can learn it like this। ठीक है। थोड़ा मेसी है मैप्स वगैरह, एक्चुअली उन्हीं को वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने खुद के लिए बनाए होते हैं ना, तो थोड़ी सी उसमें इश्यू रहता है। ठीक। जैसे अगर हम लोग बात करें, वेयर इज द कर्सर, सॉरी, अगर कलर एक डिफरेंट रख लेते हैं, जैसे पहला है आपका सहारनपुर का मैप ना। अगर आप सहारनपुर के मंडल की बात करेंगे, है ना, सहारनपुर का मंडल जो है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है। आपका मुजफ्फरपुर आता है, शामली जो कि नया बना था, और सहारनपुर है। तो जैसे मैंने ऐसा डिवाइड किया है, मैंने ऐसे मैप्स में पढ़ लिया था, तो थोड़ा एक रफली आइडिया भी आपको हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट्स के लोकेशंस भी याद हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप लखनऊ की बात करेंगे, सपोज यहाँ पर कहीं पर लखनऊ है, तो लखनऊ है, उसके बाद आपका हरदोई है, सीतापुर है, ठीक है, उन्नाव है, लखनऊ है, उसके बाद रायबरेली है, देन लखीमपुर खीरी है, राइट, और यहाँ पर आपका सीतापुर है। तो ये आपका लखनऊ मंडल हो जाता है। ठीक है। अगर आप काशी मंडल की बात करेंगे, तो काशी मंडल में आपका वाराणसी तो डेफिनेटली रहेगा ही। तो वाराणसी है आपका, जौनपुर है, एंड देन चंदौली है, गाजीपुर है। प्रयागराज की अगर आप बात करेंगे, तो प्रयागराज है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, देर आर 17 मंडल्स। और अगर आप चाहें तो उसको टैबलर और मैप दोनों की हेल्प से, यहाँ पे पहले मैप में आप फिल कर लीजिए, किसी भी तरीके से इसके डिविजन्स को आप दिखा सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको टेबल में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आजमगढ़ है ये लास्ट वाला, तो यहाँ पर आजमगढ़ है, उसके बाद मऊ है, और बलिया है। ठीक है। एंड देन अगर आप मुरादाबाद वाले में आते हैं, तो यहाँ पर 3 4 आपके पड़ जाते हैं, शाम्बल है, अमरोहा है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है। ठीक। तो यू कैन लर्न इन ईदर वेज, जो भी आप याद करना चाहें। ठीक है। झांसी वाले अगर आप मंडल में चले जाइए, तो झांसी में आपको झांसी मिल जाएगा, जालौन मिल जाएगा, और ललितपुर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये मंडल आप दोनों वे से किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बीट मैप या कैसे भी। तो मैक्सिमम हर मंडल में 6 जिले हैं। मैक्सिमम अगर आप जिलों की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो मैक्सिमम छः छः हैं, और मिनिमम 3 है। ठीक। अभी उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक संकेतक देख लेते हैं, मतलब यूपी और इंडिया के कंपैरेटिव कुछ फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। अगर आप पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि जो यूपी में हुई है, ये ओवरऑल 20.23% हुई है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में 17.7% हुई है। ठीक है। तो यूपी में कंपैरेटिवली हमने पॉपुलेशन ग्रोथ में ज्यादा जंप लिया है। अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो यूपी में आपकी 829 है, और इंडिया में बहुत कम है, 382। मतलब यूपी में पॉपुलेशन वाइज आप देख सकते हैं ना कि कितने ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। ओके। और अगर आप अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो अब अर्बन पॉपुलेशन पूरे यूपी में 22% के आसपास है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में 31% है। ठीक। सेक्स रेशियो की हम बात करेंगे, तो हमारा सेक्स रेशियो जो यूपी का है, वो कंपैरेटिवली इंडिया के ओवरऑल सेक्स रेशियो से काफी कम है, काफी कुछ अचीव करना है हमको। सो ओवरऑल इंडिया में 943 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज, लेकिन यूपी में 912 लड़कियां हैं पर 1000 बॉयज। ठीक है। अभी CSR भी आपने पढ़ा था ना, तो ये कितना था, इससे 10 कम, राइट, 902। ओके। ये टेबल्स हैं,
नॉट रिक्वायर्ड एज सच। ठीक। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जाति मतलब एससी, जनजाति मतलब एसटी। ठीक है, तो यूपी में ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो 20% लोग रहते हैं और इंडिया में 16%। इसको 16/8 आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प करेगा इफ यू नो द रफ फिगर की एससी कितने हैं और एसटी कितने हैं। ठीक है। और एसटी यूपी में तो फिलहाल बहुत कम है, ट्राइब्स बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, 0.6%, नॉट इवन 1%। ठीक है। बर्थ रेट अगर हम चाहें तो रूरल और अर्बन का ना छोड़ के ओवरऑल देख सकते हैं। ओवरऑल जो बर्थ रेट है 2020 में, वो जो इंडिया का था दैट वाज 19.5% और यूपी का बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है। ठीक है। और डेथ रेट जो है वो भारत का 6.0 है। हम डेथ रेट में भी आगे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन ऑब्वियसली। राइट। और शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर। ठीक, आईएमआर जो है वो ओवरऑल 28 है। मतलब पैदा होने के बाद के कुछ सालों के बीच में अगर बच्चों की डेथ हो जाती है तो पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो रही है, तो दैट इज 28। और यहाँ पर जो यूपी में है दैट इज 38। मतलब हेल्थ केयर और हेल्थ बेनिफिट्स में अभी भी बहुत सारा स्कोप है इम्प्रूव करने का। ठीक। भौतिक विभाग के बारे में बात करेंगे हम लोग, मतलब फिजिकल फीचर्स। या फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2000 में जब उत्तराखंड बना था, तो उत्तराखंड के बनने से पहले यहाँ पर 3 तरीके की फिजियोग्राफी थी। फिजियोग्राफी क्या रहता है आपका, किस तरीके की सॉइल आपको मिल रही है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, लैंड एरिया कैसा है, डेजर्ट है या प्लेट्यू टाइप का रीजन है या प्लेन एरिया है या रिवर्स है, वट एवर इट इज। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूपी को 3 भागों में बांट सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र मतलब माउंटेनियस रीजन, देन प्लेन एरिया एंड देन साउथ का जो आपका, साउथ मतलब यूपी के साउथ का। ठीक है। अभी एक रफली एक हम लोग एक मैप देख लेते हैं। ओके, सॉरी, चलिए नेट ऑफ किया है बिकॉज ऑफ सम, जस्ट गिव मी वन। ये फ्री में ले लेते हैं ना यहाँ पे। यस। सो एक एक रफ देखने के लिए। ठीक है। तो रफली अगर आप यूपी के शेप की बात करें तो हाउ इट इज समथिंग लाइक, है ना, कुछ ऐसा। बहुत ज्यादा उसमें परफेक्शन में नहीं जाना है आपको। ठीक। देन यहाँ से एक छोटा सा ललितपुर यहाँ से, है ना? एक रफली ऐसा शेप है। तो ये जो आपके अपर रीजन का पार्ट था दैट वाज जो माउंटेनियस रीजन, जो कि अभी फिलहाल उत्तराखंड में चला गया। ये जो आपका बीच का पूरा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुना रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं सारी, तो ये आपका जो रहता है वो प्लेन एरिया हो जाता है। और यहाँ का जो रीजन है ये सब मोस्ट लोअर पार्ट, ये आपका प्लेट्यू रीजन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एमपी को टच करता है, सेंट्रल इंडिया आ जाता है यहाँ पर। और अगर आप इंडिया की ओवरऑल फिजियोग्राफी को जानते होंगे तो यहाँ पे आपका ये इंडियन डेक्कन रीजन या इंडियन सेंट्रल प्लेट्यू रीजन आ जाता है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इंडिया को, यूपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माउंटेन रीजन, प्लेन रीजन एंड देन प्लेट्यू रीजन। राइट। अभी उत्तराखंड के बनने के बाद क्या हुआ कि जो पूरा जो माउंटेन रीजन था वो यूपी से अलग हो गया। तो अभी बचता क्या है हमारे पास? अभी हमारे पास बचता है सिर्फ ये प्लेन का रीजन और या फिर ये प्लेट्यू रीजन। राइट। तो अब इसमें से जो जो इसका माउंटेन रीजन था उसके बाद भाबर और तराई जो रीजन है, ठीक, भाबर एंड तराई region, ये आपका एल्यूवियल प्लेन्स का एक सब डिविजन है, वो यूपी में बचा हुआ है। सो यूपी को करंटली हम लोग 3
प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, मतलब 3 आप नेचुरल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। भाबर और तराई का एक रीजन है, देन गंगा यमुना का एरिया है, और उसके बाद आपका दक्षिण पठारीय पार्ट है, मतलब सदर्न प्लेट्यू रीजन है। तो बचता वही है आपका, ये जो थोड़ा-सा आपका पार्ट है, दिस पार्ट अभी जो बचा हुआ है, इसको आप कह सकते हैं तराई एंड भाबर। मैं आपको डिफरेंट कलर से बताती हूँ कि अब हमारे पास क्या बचा है और पहले क्या था, ठीक है? तो अभी हमारे पास बचा है ये तराई एंड भाबर, देन दिस प्लेन रीजन एंड देन दिस प्लेट्यू रीजन, राइट? ये 3 अभी हमारे पास करंट में यूपी में मौजूद है, ठीक है? तो यूपी के अगर आप स्थिति देख लीजिए, तो ये जो ओल्ड गोंडवाना लैंड था उसका एक पार्ट है, गोंडवाना लैंड आप लोग जानते होंगे, ठीक? और जो इसका करंट में जो प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल पार्ट का एक हिस्सा है, ठीक? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 23.52 से 31 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी आता है, ठीक? कुल अक्षांशीय विस्तार इतना है, देशांतर विस्तार मतलब आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है, ठीक? सो भाबर और तराई बचता है, गंगा यमुना बचता है, और सदर्न प्लेट्यू बचता है, ठीक? अब भाबर रीजन में क्या है आपका? पहली बात तो जो आपका माउंटेन रीजन का एक थोड़ा सा एरिया बचा था वो है, और यहाँ पर आपको स्टोन्स मिलेंगे ज्यादा ना, पत्थर कंकड़ वो सब चीजें ज्यादा मिलेंगी। ये कहाँ मिलेगा आपको? ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक? बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, इन सब जगह पर, ठीक? कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ पर हमने बात किया ना, यहाँ पर। सो बिजनौर में है, ठीक है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, इन सब रीजन्स में आपको तेराई रीजन मिलेगा, जहां पर पत्थर कंकड़ ज्यादा होते हैं। तो ये हमने आपने अपने एनसीईआरटी की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि तेराई में क्या होता है कि जो वाटर, जो रिवर्स होती हैं, जब वो पहाड़ों से निकलकर प्लेन एरिया में आती हैं, तो इतने पत्थर और कंकड़ होते हैं कि वो वहां थोड़ी कुछ एरियाज के लिए गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, राइट? सो तेराई क्षेत्र को अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज विस्तार से देखेंगे, तो ऊपर के जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं टॉप मोस्ट में, वो सारे के सारे तेराई रीजन में होते हैं, जैसे कुशीनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर एंड ऑल। ये जो आपकी ऊपर की पूरी बेल्ट है, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये पूरे के पूरे जो अपर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब तेराई रीजन में आपके आ जाते हैं, राइट? अभी गंगा यमुना, ये जो तेराई के नीचे बीच के जो पार्ट रहेंगे, ठीक है, ये गंगा यमुना का अपर प्लेन एरिया है, ठीक है, और गंगा यमुना का मिडल एरिया, और उसके बाद ईस्टर्न, ठीक? तो अब इसकी डिवीजन आप कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम लोग वर्टिकली, मतलब ईस्ट टू वेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगेन एक, देखिए मैप आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है? तो कुछ शेर या किसी भी आप एनिमल को यहाँ पे रिजेम्बल कर सकते हैं खुद के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यूपी को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, अपर गैंगेटिक प्लेन, देन एक ये पार्ट हो जाता है मिडल गैंगेटिक प्लेन, और एक फिर ये पार्ट हो जाता है ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन, ठीक है? अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडल गैंगेटिक प्लेन एंड ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन, मतलब ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान, ठीक है? अभी तीसरा पार्ट जो है वो आपका पठारी प्रदेश है। पठारी मतलब प्लेट्यू रीजन रहता है, जिसका एरिया ऑलमोस्ट 45,200 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है? अब प्लेट्यू जो रहता है, आपने देखा ही होगा, प्लेट्यू की हाइट थोड़ी ऐसी रहती है, मतलब हिल्स की ऐसी रहेगी, माउंटेन्स की ऐसी रहेगी, है ना? प्लेट्यू थोड़ा सा उठा हुआ, उभरा हुआ एरिया रहेगा। तो इसकी हाइट, एवरेज हाइट जो है, दैट इज 300 मीटर्स, नॉट इवन इन किलोमीटर्स एंड ऑल। और इसमें जो एरियाज हैं उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन बोला जाता है, ठीक है? मैप में आप देखें तो ये रीजन बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन, ठीक? आगे देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहता है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर आप यूपी को क्लाइमेट की नजरों से देखें, तो ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक? ऑब्वियसली इंडिया पूरा का पूरा ही हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक? और जो यहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह है वो मॉनसून के तरीके का है,
ठीक है। देखो यहाँ यूपी है समवेयर, है ना? और कहीं यहीं से आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है, तो जिसकी वजह से ट्रॉपिकल और मॉनसून रीजन में आता है। ठीक। तो यहाँ पर मॉइस्चर आपको अच्छा खासा मिलता है, और जो यहाँ बीच का एरिया है, जो यूपी का प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पर जो गर्मी रहती है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं देखने को मिलेगा। राइट। रेनफॉल अच्छी खासी होगी यहाँ पर। और रेनफॉल के तरीके के अलावा अगर हम लोग यहाँ की सॉइल किस तरीके से है उस पे डिवाइड करें, तो 9 तरीके के डिवीजन में इसको किया जा सकता है। एग्रो डिवीजन जिसको बोला जाता है, जिसका मैप हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है ऑलरेडी, दैट वाज आल्सो बाय मी ओनली। ठीक है। हम्म, थोड़ा सा- ठीक है। सो ये जो मैप है, ये आपका एग्रो डिवीजन का है। ठीक। 9 आपके पास एग्रीकल्चरल रीजन्स है, मतलब एग्रो डिवीजन जिसको बोला जाता है। तो ये 9 डिवीजन है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में, तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है। ठीक। अभी यूपी की जो बेसिक जो यहाँ का क्लाइमेट है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और एक मॉडरेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ठीक है। ह्यूमिड मतलब गर्म, है ना? ट्रॉपिक्स यहाँ पर है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रॉपिक भी नहीं बोल सकते ना, सब ट्रॉपिक है। जैसे यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर, जैसे हमने ये डिवीजन अर्थ का पढ़ा होगा ना, ITCZ होता है। यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेट रीजन है, पोलर है, वगैरह वगैरह। ठीक। तो यहाँ टेम्परेट और ट्रॉपिक के बीच का जो रीजन है दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया आधा ट्रॉपिक के नीचे आता है, ठीक है, आधा ट्रॉपिक के ऊपर आता है। तो ये जो इंडिया का अपर पार्ट जो है, अपर रीजन जो है, यूपी, बिहार, पंजाब, ठीक, राजस्थान, गुजरात एंड ऑल, इनका जो अपर पार्ट है ये सब सब ट्रॉपिकल्स हैं। क्लियर? तो सब ट्रॉपिकल में देखिए आपका आ जाता है तराई का रीजन और ईस्टर्न यूपी। ठीक है। और बाकी पार्ट जो है वो आपका मॉडरेट में आता है, जिसमें इनका मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र मतलब यूपी के बीच का पार्ट। ठीक। मेजर आपकी ऋतुएं कौन सी हैं? ठीक। सीजन्स कौन से हैं? सो वही सेम सीजन्स रहेंगे जो इंडिया में ओवरऑल है। ठीक। समर है, उसके बाद रेनी है एंड विंटर है। ठीक। विंटर जो रहता है ये आपका टेम्परेचर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ इंक्रीज होता है टेम्परेचर। ठीक है। क्यों बढ़ेगा पूरब से पश्चिम की तरफ? सॉरी, अरे, उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है। वाई? ये तो ओवरऑल इंडिया का हाल है ना। ठीक है। क्यों क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका ITCZ है ना, मेन इक्वेटर है, तो नीचे की तरफ टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ कम रहेगा। ठीक। जनवरी सबसे ठंडा महीना रहता है। अक्टूबर से फरवरी तक बेसिकली ठंड चलती है यहाँ पर। और यूपी में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा आपको बारिश मिल जाती है। समर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्च से शुरू हो जाता है, मिड जून तक चलता है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहता है वो मई जून में रहेगा। ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 36 to 39 डिग्री तक जा सकता है। एवरेज टेम्परेचर 21 से 33 रहता है। सबसे ज्यादा गर्म रीजन कौन सा रहेगा? बुंदेलखंड का रीजन रहेगा। क्यों सबसे ज्यादा बुंदेलखंड का रीजन गर्म रहेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, ये जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन है ये आपका इंडिया के प्लेट्यू के साथ टच करता है ना? तो ये सबसे ज्यादा गर्म रीजन रहेंगे, सूखे एरियाज रहेंगे, दालें यहाँ पर ज्यादा होंगी, मिलेट्स ज्यादा होंगे। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा उस तरीके से भी याद कर सकते हो। ओवरऑल इंडिया के मैप को आप दिमाग में रखिए। ठीक। मैक्सिमम टेम्परेचर झांसी और आगरा के जिलों में रहता है, सबसे कम बरेली में देखने को मिलेगा। लू जो रहती है, जिसको रीजनल विंड्स बोला जाता है। ठीक है। तो इंडिया में लू रहती है, रीजनल विंड, जो गर्मियों में चलती है। तो बहुत सारी चलने वाली पश्चिमी हवाएं हैं, मतलब वेस्टर्न विंड्स। ओके।
नाउ रेनी, तो जून, जब यहाँ पर सर्दियां खत्म होती हैं, और सॉरी गर्मियां खत्म होने के बाद से लेकर, मतलब मिड जून से लेकर और सर्दियां शुरू होने से पहले तक, मतलब अक्टूबर तक, तो ये इसका टाइम पीरियड रहता है। मैक्सिमम बारिश आपको जुलाई और अगस्त में मिलेगी। सबसे ज्यादा बारिश जो रहती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब हो गया साउथ वेस्ट मानसून। और लेकिन बारिश वैसे साउथ वेस्ट मानसून यहाँ आता है, लेकिन यूपी में जो बारिश रहेगी वो इस तरफ से आएगी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से। अभी ये सब भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, जहां तक मैं उम्मीद कर रही हूँ। नहीं तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ऐसा हमारा कुछ है, भारत महान, सॉरी बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो गया, ठीक है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो ऐसे कहीं यहाँ से आती है, ठीक है, लेकिन रोटेशन क्योंकि हमारा अर्थ कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, जिसको साउथ वेस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिया के साउथ है, वेस्ट की तरफ से इंडिया में आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक लैंड मास है, तो ये जो हवाएं रहती हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ जो इसकी एक ब्रांच है जिसको अरेबियन सी ब्रांच बोला जाता है, वो यहाँ से आती है, और एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है जो यहाँ से आती है। यूपी ठहरा हमारा कहीं यहाँ, ठीक है। तो यूपी में जो बारिश होती है वो इस ब्रांच से सबसे ज्यादा होगी। अब इस ब्रांच से सबसे ज्यादा होगी, अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से सबसे ज्यादा होगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूपी में जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ज्यादा बारिश मिलेगी और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को कम बारिश मिलेगी, है ना। इस ब्रांच से अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें, तो यहाँ पर बलिया है, देन सोनभद्र है, प्रयागराज है, वाराणसी है, जो भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा रेनफॉल रिसीव करेंगे कंपैरेटिव टू दिस। अब ये जो ब्रांच है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये ज्यादा वहां पर कुछ बारिश लेके जा नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि भाई यूपी पहुंचते पहुंचते तक बहुत सारे जिले हैं, है ना? पूरा एमपी है, पूरी की पूरी बारिश सॉरी महाराष्ट्र मुंबई में हो जाती है, एमपी है यहाँ पर थोड़ा सा, राजस्थान है उसके बाद ही कहीं पर यूपी में पहुंचती है, ठीक है। तो ये हो गई रेनफॉल। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ से प्राप्त होती है? बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से, राइट। मैक्सिमम जो 60% की रेनफॉल है वो जुलाई अगस्त में हो जाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 32-34 जाएगा और मिनिमम जाएगा 35। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है। अब देखिए थोड़े से फैक्ट्स, ये फैक्ट्स बेसिकली वो फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? सोनभद्र में होगी। देखिए अभी हमने ये मैप में हमने देख लिया ना, कहाँ है सोनभद्र, यहाँ। तो वही ऑब्वियसली ये इस ब्रांच से, जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जाएगा यूपी के ईस्ट से एंटर करेगा, तो ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा बारिश होगी, वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट में नहीं। मिनिमम बारिश कहाँ होगी? अलीगढ़ होगी। अब अगर आप अलीगढ़ की एक बार लोकेशन देख लो, कहाँ पर है अलीगढ़? वेस्ट में है ना, तो ठीक है, यहाँ पर है अलीगढ़। तो वेस्ट में कहीं जाएंगे तो वेस्ट तक, जब तक ये बारिश यहाँ पर पहुंचेगी तब तक सारा मॉइस्चर तो वो ऑलरेडी लेट डाउन कर चुकी होगी ना अपना, ठीक। तो अलीगढ़ में सबसे कम बारिश होती है, और मैक्सिमम मॉनसून वर्षा प्राप्त होती है कब? दक्षिण पश्चिम मॉनसून से, वही साउथ वेस्ट मॉनसून से और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से, ठीक। जहां सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है बुंदेलखंड, जो एमपी को टच करता है, ठीक। कर्क रेखा के निकटतम स्थिति होने के कारण, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करने के कारण। यूपी का वह जिला जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, झांसी एवं आगरा, ठीक। और सर्दी में सबसे ज्यादा प्रदेश का तापमान बढ़ाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, मतलब नॉर्थ से साउथ। वाई? बिकॉज ऑफ इक्वेटर, राइट। अच्छा ये पेज, आई डोंट नो ये कैसे थोड़ा उल्टा हो गया, तो इसको हम लोग ना डायरेक्टली पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं। पेज नंबर, which पेज नंबर दिस इज पेज नंबर 16, सो 16 के, यहाँ पर भी उल्टा है लेकिन यहाँ पर हम इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा यहीं पर देख लीजिए, इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर पेज को अंडरलाइन वगैरह में कर दूंगी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल की, ठीक। तो सॉइल देखिए, आपने इंडिया के मैप में पढ़ा होगा कि यूपी में बेस मेजर जो सॉइल मिलती है दैट इज ऑफ एल्यूवियल, हाँ, एल्यूवियल सॉइल मिलती है आपको, ठीक है। सो यूपी की मिट्टियों को
देखिए, दो दो भागों में बांटा जा सकता है। गंगा के जो मैदान है, जो प्लेन एरिया है, उनके डिवीजन पे, और दूसरा साउथ में जो आपका प्लेट्यू रीजन है, उसके बेस पे। ठीक है। सो बांगर मिट्टी रहती है, खादर रहती है। ये आपने BTB के ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ठीक। भाबर, तेराई, बांगर और खादर। ठीक। तो बांगर का मतलब आप याद कर सकते हैं, भंगार जैसे बोलते हैं ना किसी किसी लैंग्वेज में, पुराना। ठीक। तो इसीलिए इसको ओल्ड एल्यूवियल भी बोला जाता है, या ओल्ड एल्यूवियम सॉइल बोला जाता है। ठीक। और जो खादर रहती है, खद्दर का कपड़ा, मलमल, सो ये न्यू रहती है। ठीक। तो जो ओल्ड मिट्टी है उसको बांगर बोला जाता है। प्रचुरता मतलब क्या क्या चीज इसमें ज्यादा मिलेगी? फॉस्फोरस मिलेगा आपको, लाइमस्टोन मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा। कमी किस किस चीज की रहेगी? नाइट्रोजन, पोटेशियम। देखो, इंडिया के मोस्ट ऑफ द सॉइल्स में नाइट्रोजन और पोटेशियम की आपको कमी ही मिलेगी, इसीलिए हम लोग इतना ज्यादा यूरिया यूज करते हैं। ठीक है। और इनको क्या क्या बोला जा सकता है? सैंडी, लोमी। ठीक। ये नाम आपके दिए गए हैं। और अगर आप खादर मिट्टी के बारे में बात करें, तो ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है, मतलब न्यू एलुवियल सॉइल है। ठीक। ये वहां रहती है जहां पे नदियों का बाढ़ वाला एरिया रहता है, मतलब जहां पर हर साल नई मिट्टी बन रही है। देखिए, ये नदी है। ठीक। ये नदी इस तरीके से फ्लो हो रही है। कभी कभी नदी में पानी जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये नदी अपने मार्जिन से बाहर चली जाएगी। ठीक है, मार्जिन से बाहर है, फिर ये अंदर दोबारा कम हुआ, फिर अंदर चली गई। तो इसी तरीके से हर बार इनके किनारों पे एक नई मिट्टी बनती रहती है। ठीक है। तो बाढ़ वाला एरिया जहाँ पे फ्लड की वजह से पानी बाहर आया, वहां पर अपने साथ कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला पानी सब कुछ बाहर लेकर आया, वहां पे एरिया बना, उसके बाद वापस चला गया। ठीक। तो ये हल्के रंग की जिसमें काफी सॉफ्ट कण रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स रहते हैं, वो है। खनिज अगर आप देखें मिनरल्स में, तो ज्यादा रहेगा इसमें, लाइमस्टोन रहेगा, पोटेशियम रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, अगेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी रहेगी। ठीक। ठीक है, ये इरोजन का है। ये याद करने की जरूरत नहीं कहाँ पर कैसा इरोजन होगा। ठीक है। तो मेजर अगर आप देखें कि यूपी में कौन कौन सी सॉइल बेसिकली मिलती है, तो रेड सॉइल आपको मिल जाएगी, तराई वाली सॉइल मिल जाएगी, उसके बाद आपको थोड़ी सी एल्कलाइन सॉइल भी मिल जाएगी। ठीक है। कहीं कहीं आपको ब्लैक सॉइल देखने को भी मिलेगी, कहीं कहीं आपको लोमी और सैंडी सॉइल भी देखने को मिलेगी। ठीक। सो कुछ क्वेश्चंस अगर आप इसको देखें, तो वायु अपर्दन मतलब विंड इरोजन की वजह से इरोजन, जहां पर विंड की वजह से इरोजन हो रहा है। तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? मथुरा और आगरा है। ठीक। जलीय अपर्दन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वाटर इरोजन। ठीक है। तो वाटर कहाँ से आ रहा है मेजरली? हिल से ही आ रहा है। गंगा जमुना दोनों हिल्स में से निकल के उसके बाद यूपी में एंटर कर रही है। तो हिमालय और तराई के रीजन में ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं। टर्शरी मिट्टी शिवालिक में मिलेगी आपको। ठीक है। देन फ्लडेड रिवर्स जो है, ठीक है, जो नदियां, फ्लडेड रिवर्स जो है, वहां पर उसको धूम सॉइल बोला जाता है। बुंदेलखंड के रीजन में आपको थोड़ी सी ब्लैक सॉइल मिलेगी, जिसको रेगुर या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक। और यूपी में आपको दो तरीके की जो मिट्टी मिलती है, लोमी और सैंडी। ठीक है। इनको क्या क्या बोला जाता है? तो सिकता, करियल, धनुका, ये सब नाम से जानते हैं। यूपी का जो सदर्न एरिया है, जहाँ पे प्लेट्यू की मिट्टी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बुंदेलखंडी में सॉइल बोलते हैं। और सॉइल इरोजन की वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है, अगेन सेम क्वेश्चन, मथुरा एंड आगरा रिपीटेड। ठीक है। सो दैट वाज योर 16 नंबर पेज। ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 पे। ठीक है। अभी रिवर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखो, रिवर्स को पढ़ने के भी आपके पास दो तीन तरीके हैं। देखिए, हमने कैसे पढ़ा है रिवर्स को। ये देखिए, तो रिवर्स को आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में। हर चीज को करने के आई थिंक दो, एक टैबुलर और एक पिक्टोरियल, है ना। शब्द टेक्स्ट में जो लिखा रहता है उससे ज्यादा चीजें याद हो जाती हैं जब आप उसको टेबल फॉर्म में करते हैं, या इमेज में करते हैं, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, पिक्चर के तरीके से। तो यहाँ पे हमने पहले तो ये प्रयाग सिस्टम है आपके। ठीक है। प्रयाग को कैसे याद किया जा रहा है? तो अलकनंदा रिवर में सारी रिवर्स आकर मिल रही है, तो हर संगम को क्या बोला जाता है? दैट इज दैट। और सेकंड थिंग, रिवर्स, है ना। कौन कौन सी रिवर्स यूपी में है?
क्या-क्या इसका ओरिजिन है, कहाँ-कहाँ से ये एंट्री करते हैं और कहाँ-कहाँ से एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करते हैं या जॉइन करते हैं और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है? तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आपसे ना याद हो तो फिर भैया सीधा पूरा-पूरा मैप बना के याद कर सकते हो। ठीक है? फिर आप पूरे मैप के तरीके से याद कर सकते हो। ये आपकी शारदा रिवर है, यहाँ से एंटर करिए लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती इन सब जगह से होते हुए देवरिया में जाके मिल जाती है। ठीक है? राप्ती रिवर के साथ। या आप ऐसे याद कर सकते हैं ये यमुना रिवर है, आपके सहारनपुर से एंट्री ले रही है ये। ठीक? शामली, मुज़फ्फरनगर, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आकर मिल रही है चंबल रिवर के साथ। फिर यहाँ आकर बेतवा रिवर के साथ। इफ यू वांट यू कैन लर्न लाइक दिस। फिर आप इसी के साथ-साथ याद कर सकते हो क्या? ठीक है? कौन-कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, देन कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से डैम्स बने हुए हैं। ठीक है? जैसे दूधसागर डैम और ये सब कहाँ पर बना हुआ है, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहाँ पर बने हुए हैं। यू कैन लर्न इन बोथ द वेज़, राइट? सो अभी के लिए हम लोग एक रफली ऐसे ही पढ़ लेते हैं जैसा बुक में दिया हुआ है। या ठीक है, साथ के साथ हम लोग एक बार मैप में भी देखते जाएँगे। ठीक? तो देखो इवन ओवरऑल इंडिया की रिवर्स जो हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक जो हिमालय से निकलती हैं, जो माउंटेन से निकलती हैं, दूसरी गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ और यूपी में तीसरी जो आपके सदर्न प्लेट्यूज़ से आती है। मतलब आपका यूपी कुछ ऐसा हमने अभी किया ना, देखो रफ रफ मैप बना लो एक, ये रहा ललितपुर ऐसा, ठीक? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ जो यहाँ से एंट्री कर रही हैं, घग्गर, गोमती, गंडक, है ना? ताप्ती, राप्ती, कोसी, ये रिवर। कुछ जो आपकी गंगा के मैदान में से ही निकल रही हैं और तीसरी कुछ रिवर चंबल, बेतवा, केन, सोन, ठीक? ये रिवर जो आपकी साउथ में से जा रही हैं, ठीक है? सो इनका जो बहाव है मतलब इनका जो फ्लो है, वो अपर जो हिमालय रीजन है वो डिसाइड करता है कि ऊपर हिमालय की तरफ और विंध्याचल में नीचे की तरफ, ठीक है? मेजर रिवर्स के अगर बारे में हम बात करें तो घग्गर, गोमती, चंबल, सोन, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन धसान ये सब रिवर्स हैं। सो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स आपकी कौन-सी हैं? गंडक और राप्ती है, गंगा है, घग्गर है, काली या शारदा है, रामगंगा है और यमुना है, ठीक है? देन सदर्न एरिया जो आपके यहीं से मतलब प्लेन एरियाज़ में से निकलती हैं दैट इज़ वरुणा, गोमती, ईशन और सई नदी, ठीक है? उसके बाद जो आपके यहाँ पे एमपी से निकल के जो यूपी में जाके मिलती हैं वो आपकी रिवर है कन्हार, टोन्स, सोन, केन, बेतवा, चंबल एंड रिहंद, ठीक? सो ये एक हल्का सा सिस्टम इन्होंने देखो हिमालय पर्वत से निकलकर जब गंगा रिवर एंटर कर रही है, ठीक? तो सबसे पहले उसको ये इस तरीके से दिखाया गया लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं ना? जब गंगा रिवर यहाँ से निकली तो पहले रामगंगा के मिल रही है, फिर गोमती मिल रही है, फिर घग्गर मिल रही है, गंडक मिल रही है और यहाँ कहीं बिहार के आसपास कोसी मिल रही है, ठीक? और यहीं से निकल के यमुना साथ के साथ आती है, प्रयागराज में मिल रही हैं, उसके बाद टोन्स है, उसके बाद सोन है, ठीक? तो उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ मतलब नॉर्दर्न साइड से जो रिवर्स मिलती हैं, वो रामगंगा, घग्गर, गंडक, कोसी हो गई और साउथ से जो मिलती हैं दैट इज़ यमुना, टोन्स और सोन मिल गई। ठीक है? अब गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। उद्गम कहाँ से होता है इसका? गोमुख, गंगोत्री हिमालय से होता है। ठीक है? ग्लेशियर बेसिकली, गंगोत्री ग्लेशियर में से। ठीक है? जब ये गंगोत्री ग्लेशियर में से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं रहता है, इसका ओरिजिनल नेम वहाँ पर भागीरथी रहता है। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आके मिलती है, ठीक है? तब इसका नाम गंगा हो जाता है। विस्तार अगर हम देखें किन-किन स्टेट्स में से होकर गुजर रही है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। डेल्टा कहाँ पर बनाती है? ठीक? कहाँ पर इस तरीके का डेल्टा जो बर्ड फूट डेल्टा बनता है इंडिया में, ठीक? तो डेल्टा जो बनता है वो आपका वेस्ट बंगाल में बन रहा है। सुंदरबंस डेल्टा जिसको बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो 1450 किलोमीटर है, यूपी की सबसे बड़ी नदी है।
और अगर आप इसके रिवर बैंक पे कौन-कौन से शहर हैं, कौन-कौन सी सिटीज़ बसी हुई हैं, उनके बारे में बात करें यूपी में, तो फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर एक्सेट्रा। लखनऊ मत लिख लीजिएगा, बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लखनऊ में गोमती नदी है, राइट? और अब देखो ये जो चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से ना छोटे-छोटे ब्लॉक्स में दी है, इसी को हमने यहाँ पर एज़ अ टेबल में किया है। ये टेबल है, ये रहा। ठीक है, हिंडन नदी शिवालिक से निकल रही है, सहारनपुर में यूपी में एंट्री करती है, गौतम बुद्ध नगर में एग्जिट कर जाती है। रामगंगा उत्तराखंड से निकल रही है, ठीक है, दूधाकोटी रेंज बोला जाता है इसको। उसके बाद बिजनौर में एंट्री करती है, कन्नौज में एग्जिट हो जाती है और रामगंगा के पास में ही जिम कॉर्बेट है। ये क्वेश्चन में आ चुका है, जिम कॉर्बेट यूपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो किस रिवर की साइड पे है। ठीक है, तो रामगंगा के साइड पे है, 616 किलोमीटर है ये। रफली आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक, गोमती नदी जो है ये पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, फुलहट लेक यहाँ से निकल के ये पीलीभीत में ही ऑब्वियसली एंट्री कर रही है, उसके बाद ये वाराणसी में आती है और ज्वाइन करती है। ठीक है, गाजीपुर और किथी घाट कैथी घाट जो है ये इनके आसपास है। शारदा रिवर जिसको काली रिवर बोला जाता है, घग्गर राप्ती जो है वो नेपाल से निकल रही है, बहराइच में एंट्री करती है, देवरिया में जाके एग्जिट हो जाती है। ठीक, और बैराज घाट में ये घग्गर रिवर के साथ मिलती है। ठीक, बेतवा रिवर है, फिर ये साउथ की रिवर्स हो गई है ना, यमुना मतलब जो साउथ से गंगा को जाके मिलती हैं या जो यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना जो है वो बंदरपूंछ से निकलती है, सहारनपुर में एंट्री करती है और प्रयागराज में जाके गंगा रिवर के साथ मिल जाती है। ठीक, बेतवा जो है वो रायसेन से निकलती है एमपी में, ललितपुर नीचे से एंट्री करेगी ना, नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से, और हमीरपुर में जाके ऐड हो जाती है। ठीक, उसके बाद चंबल रिवर है, मालवा प्लेटू से निकलती है, फिरोजाबाद में इटावा में जाके मिल जाती है। केन रिवर जो है वो कैमूर हिल से निकलती है, बांदा में एंट्री करती है और बांदा में ही जाके मिल जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी रिवर यमुना रिवर को मिलती है। ठीक, छोटे मोटे। उसके बाद सोन रिवर जो है सिर्फ सोन ही ऐसी है जो साउथ में यमुना के अलावा गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरी है। ठीक, सो अमरकंटक हिल से निकलती है, मिर्जापुर से एंट्री करेगी, पटना में जाके, बिहार में भी नहीं, यूपी में भी नहीं, बेसिकली बिहार में, पटना में जाके ये आपकी गंगा को ऐड कर ज्वाइन करती है जाके। ठीक है, अभी अब देखिए गंगा रिवर के आसपास में गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर, जौहर सागर डैम, ठीक, पन्ना टाइगर रिजर्व है। ये बहुत सारे फैक्ट्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं। रिहांद रिवर जो है उसके आसपास में जो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बनाया गया है सोनभद्रा में, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। मोटा मोटा कहने का तरीका ये है। ठीक, सो आई थिंक ये हम कर ही चुके हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, शारदा नदी और ये सब। ठीक है, झांसी के अगर इम्पोर्टेंट हम लोग डैम्स की बात करें तो परीक्षा डैम है बेतवा नदी के ऊपर, सुकमा डुकमा डैम है ये भी बेतवा नदी के ऊपर, और पथराई डैम है पथराई और सुकनई नदी के ऊपर। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है, कुमरा गांव रायसेन से हो रहा है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डैम जो है वो राजघाट डैम है और इसका दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई सागर डैम है। ठीक, केन रिवर जो है कैमूर पहाड़ियों में से निकल रही है और संगम इसका यमुना नदी के साथ है, बोझा के निकट बांदा में। ठीक, चंबल जो है वो जनापाव से निकल रहा है, यमुना में जाके ऐड हो जाता है। और इम्पोर्टेंट अगर आप डैम्स की बात करें तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ठीक, चंबल की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, काली, सिंध, बानस और पार्वती। ठीक, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग देख लें, थोड़े बहुत भी नाम मेजर मेजर याद रख लीजिए। राजघाट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो यूपी और एमपी के बीच की एक जॉइंट कोलैबोरेशन करके एक परियोजना बनाई गई है। ठीक है, जो कि बेतवा रिवर के ऊपर है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी सोनभद्र में है। गंडक परियोजना जो है वो गंडक रिवर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल की सीमा पर है। ठीक, रामगंगा परियोजना जो है यूपी के बिजनौर में है और गोकुल बैराज परियोजना जो है वो मथुरा में है, यमुना नदी के ऊपर, और ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया गया है, गोकुल। ठीक है, विद्युत परियोजना अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज के बारे में देखें तो ये
नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? टोटल कितना है और ये वो। तो अगर थर्मल एनर्जी के बारे में बात करें तो ये आपकी लगभग-लगभग सबसे ज़्यादा है ना? 25,564 मेगावाट। अगर हम लोग वाटर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो 501 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। उसके बाद न्यूक्लियर से 440 और नवीकरणीय से रिन्यूएबल एनर्जी से आपकी 5011। ठीक। अब कुछ हमारे एनटीपीसी हैं जो यूपी में एस्टैब्लिश है। ठीक, सिंगरौली सोनभद्र में है, रिहंद में है, औरैया है, दादरी है, ठीक है, और अंबेडकर नगर में है, और ऊंचाहार रायबरेली में है ये एनटीपीसी जहां से बिजली बनाई जाती है। ठीक। और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? न्यूक्लियर पावर प्लांट नरौरा बुलंदशहर में है। मेजा ताप विद्युत संयंत्र और संयुक्त परियोजना एनटीपीसी की जो है वो और एनटीपीसी और यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाई गई है। ओबरा जो है वो रशिया के हेल्प से बनाया गया है। रेणुकूट जो है वो रिहंद परियोजना से है, जहाँ पे रेणुकूट और हिंडाल्को जहाँ पे एल्युमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए पानी की आपूर्ति या किस परियोजना से की जाती है? तो रिहंद परियोजना से की जाती है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार रफली व्हाट इज वाइल्ड लाइफ का क्या स्टेटस है। ठीक। सो उत्तराखंड के गठन के कारण ऑब्वियसली उत्तराखंड का जो हिल एरिया था उसकी वजह से काफी सारा जो फॉरेस्ट रिजर्व्स जो यूपी के होने चाहिए थे वो डिवीजन में उत्तराखंड में चले गए थे। तो अब सिर्फ 6.15% आईएफएसआर रिपोर्ट अगर आप 2021 की देखिए जो लेटेस्ट है अभी के लिए, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ हमारे पास 6.15 फॉरेस्ट का एरिया रह गया है। ठीक है। और ट्री कवर जो है, वृक्षावरण जो क्षेत्र है, ट्री कवर एरिया, वो आपके पास उसका भी आधा है याद करने का। ठीक है। तो जो आपके पास हमारे पास जो फॉरेस्ट है, जंगल, वो 6.25% है, और जो जंगलों में पेड़ है वो आपके 3.08% है। तो टोटल कुल मिलाकर 9.53 तक ही पहुंच पाए हैं। ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट ने इसे 15% करने का लक्ष्य रखा है। ठीक। तो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, टोटल एंड एम, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक। तो फॉरेस्ट कवर हमारे पास है 6.15, ट्री कवर 3.08, टोटल 9.23, और अचीव करना है 15%। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अगर हम लोग आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कुल वनावरण का क्षेत्र जो है, मतलब ट्री कवर का जो क्षेत्र है वो 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। जो कि यहाँ की ज्योग्राफिकल रीजन का 6.25% है। ठीक। अति सघन वन का मतलब होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक। हार्डली 1.09% है। देन मॉडरेट डेंस 1.6% और ओपन फॉरेस्ट जो रहते हैं 3.39%। राइट। अगर आप फॉरेस्ट में उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो सबसे ज्यादा हैं तो सोनभद्र में आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है। चंदौली में उससे कम, चित्रकूट में उससे कम। ठीक। और सबसे कम भदोही में सबसे कम है, उससे थोड़ा ज्यादा मैनपुरी में और देवरिया में। झाड़ियां मतलब श्रब्स होती हैं, वो आपको 0.23% है पूरे एरिया का। ठीक है। अधिकतम में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। ठीक है। विद्युत परियोजना, सॉरी ये पेज रिपीट हो रहा है। उसके बाद तीन तरीके के आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक, तीन तरीके के आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। सॉरी आई हैव रिटन इन हिंदी क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है। ठीक है। तो आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है। ट्रॉपिकल, एक मॉइस्ट, मतलब ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो रहते हैं, एक मॉइस्ट और एक ड्राई। ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस भी आपको मिलेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस भी मिलेंगे, और ट्रॉपिकल थॉर्न भी मिलेंगे, मतलब झाड़ियां, कटीली झाड़ियां। ठीक। अभी यूपी में वन महोत्सव हुआ जाता है, तो उसको 1952 में स्टार्ट किया गया था जुलाई में, और इसको एक हफ्ते मनाया जाता है। जो पहला वीक रहता है जुलाई का उसमें मनाते हैं। ठीक है। इसका जो बेसिक फंडा था या बेसिक फैक्ट जो था वो ये था कि वृक्ष का अर्थ जल है। ठीक है। जल का अर्थ रोटी, और रोटी ही जीवन है। ठीक। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं जो भी पॉलिसी चलाई गई हैं, तो सोशल फॉरेस्ट्री की गई थी 79 में। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब
कोई ऐसा गांव की ऐसी एक साझी जमीन जो रह जाती है, उसमें फॉरेस्ट बनाना है, या इंडिविजुअल लोगों को एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि भाई 10 पेड़ 50 पेड़ तुम लगाओगे, 100 पेड़ तुम्हारी फैमिली लगाएगी, तो दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री। देन वेलफेयर ऑफ फॉरेस्ट वर्कर, इनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टार्ट किया गया 18 और 90 में। ठीक। देन लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना जो चलाई जाती है, प्लांटेशन परियोजना 2004 और 5 में शुरू की गई। देन इंटेंसिव प्लांटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 5 और 6 में। देन बेम्बू प्लांटेशन स्टार्ट किया गया 7 और 8 में। ठीक है, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में। ये कौन से जिले हैं? ये वही प्लेट्यू वाले रीजन है जो एमपी के साथ होते हैं। ठीक। देन ट्री प्लांटेशन एक्सपेंशन योजना 7 और 8 में। देन वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 7 और 8 में। ठीक है। अब ये जो वन्य जीव वाला जो है, बेसिकली जो फौना सिस्टम है आपका, वाइल्ड लाइफ, ठीक, ये हम लोग करेंगे कल। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन। ये पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आज डाल देती हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। विदाउट एनोटेशन दे रही हूँ सो दैट आपको साफ सुथरा मिल जाए। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग कल करेंगे। इसमें लेट मी सी हाउ मेनी पेजेस आर देयर। सो 21 एंड 28 ये हम कर लेंगे, और शाम तक अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम लोग थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, जो कि एक पीवाईक्यू की फॉर्म में रहेंगे, है ना। वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड। राइट। सो थैंक यू सो मच। शेयर विद एवरीवन, और देखिए, पढ़िए, समझिए। थैंक्स।